हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास ऑफ फिजिक्स। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा और समझा। हमने किरचॉफ्स लॉज के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और समझेंगे कि हम किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम समझेंगे, वो समझेंगे हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा नहीं है कि धान और पत्थर की हम बात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस का है, जिसमें से 3 नोन होती हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है। मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज क्या होता है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। और पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो आई होप हम ये सब पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, जिसमें से आप एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो वाइल बैलेंसिंग ऑल द अदर ब्रांचेस की बात करें, वाइल बैलेंसिंग ऑल द अदर 3 रेजिस्टेंसेस, जिसमें हमें 3 रेजिस्टेंसेस के बारे में जानकारी होती है और चौथे के बारे में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक ये स्कीमेटिक डायग्राम है। अभी आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव टाइप रहेगा, तो आप इसको समझिएगा अच्छी तरह से। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें P, Q, R और S जो है आपके 4 रेजिस्टेंसेस हैं, जो एक 4 आर्म बना रहे हैं आपकी एक व्हीटस्टोन ब्रिज के। और करंट जो है I है वो इसके थ्रू फ्लो कर रही है। और G जो एक गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? गैल्वेनोमीटर यहाँ पे एक वो रोल प्ले करता है कि जब हमारी सारी की सारी रेजिस्टेंसेस बैलेंस हो जाती हैं, जब जिसके बारे में हम अननोन वैल्यू निकालना चाहते हैं, जब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस का मतलब ये है कि जब करंट थ्रू एक गैल्वेनोमीटर 0 रहती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारी हर छोटी से छोटी करंट की को भी मेजर करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से सर्किट डायग्राम को अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि ये जो 4 आर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस हैं, ये हमें हेल्प करेंगी टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। सपोज P, Q, R और S जो है हमने 4 रेजिस्टेंसेस का नाम दिया है, एक सेल लगाया है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी है। तो अगर अब आप यहाँ पर देख पाएं तो हम इसको किरचॉफ्स लॉ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे हमने पढ़ा है कि किरचॉफ्स लॉ में ब्रांचेस होती हैं, जंक्शन होते हैं और लूप होता है। तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांचेस बनेंगी। और अगर हम जंक्शन की बात करें तो 2 जंक्शन है। चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। अब देखिए सेम डायग्राम है, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे हमने जंक्शन के नाम दे दिए हैं। एक जंक्शन A आ गया, एक जंक्शन B आ गया, एक जंक्शन C आ गया और एक जंक्शन आपका D आ गया। ठीक है। और करंट जंक्शन A पे आई है। जंक्शन A पे आई है, तो जब जंक्शन A पर पहुंचेगी तो जो करंट I जो फ्लो कर रही है उसमें वो वहां पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमने ये सब पढ़ा है ऑलरेडी, हम जानते हैं किरचॉफ्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो A जंक्शन पे हमारी करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस P एंड टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस R। तो एक पार्ट चला गया आपका P की तरफ और एक पार्ट चला गया आपका R की तरफ। डिस्ट्रीब्यूट होगी करंट ऑन द जंक्शन A। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए इसको। एक पार्ट एक P की तरफ चला गया और एक पार्ट आपका R की तरफ चला गया। जो पार्ट P की तरफ गया उसको हमने I1 दे दिया। अब जो टोटल करंट थी जब तक जंक्शन A पे जो पहुंची वो थी I से I1 जो पार्ट था वो चला गया P की तरफ। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 10 एम्पेयर करंट है, उसमें से 5 एक तरफ चली गई तो दूसरी तरफ भी 5 जानी चाहिए। चलिए कम ज्यादा कर लेते हैं, 6 चली गई P की तरफ तो उसकी तरफ भी ज्यादा जानी चाहिए। तो R की तरफ कौन सा आएगा पार्ट हमारे पास? वहां पर आएगा हमारे पास I माइनस I1। क्लियर हुआ? क्योंकि जब आप दोनों को ऐड अप करेंगे तो वो आपको I ही देगा।
क्लियर? दोबारा देखिए, ए पे जब करंट आई पहुंची और एक पार्ट I1 P की तरफ चला गया और एक पार्ट I माइनस I1 आपका R की तरफ चला गया। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब ये I माइनस I1 जो है वो D जंक्शन की तरफ जा रहा है और I1 जो है वो B जंक्शन की तरफ चला गया। अब B पे जब वो पहुंचा, एक पार्ट आपका G की तरफ जाएगा और एक पार्ट आपका Q की तरफ जाएगा। ठीक है, वन पार्ट इज गोइंग टूवर्ड्स B एंड वन पार्ट गोइंग टूवर्ड्स Q, I1 वाला, ये देखिएगा। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रही है उसको हम IG से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है जी, IG से जब हमने उसको डिनोट कर लिया तो I1 में से IG निकल गया जंक्शन B में से, तो Q की तरफ क्या जाएगा आपका I1 माइनस IG। ठीक है, क्लियर? दोबारा A से I पहुंची, वहां से I1 और I माइनस I1 कट गया। अब A जंक्शन से B जंक्शन पे पहुंचा, I1 पहुंचा है B पे, तो वहां से IG वाला पार्ट आपका गैल्वेनोमीटर की तरफ चला गया, तो Q वाली तरफ क्या जाएगा I1 माइनस IG। ठीक है जी, अब D की तरफ से भी करंट आगे फ्लो करेगी, तो वहां पे क्या जाएगा, अब D पे पहुंचा आपका I माइनस I1, करंट अप्रोचेस द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, तो I माइनस I1 प्लस IG, क्योंकि IG B से D की तरफ आ रही है, तो वो जब वो C के पास जाके मिलेंगी दोनों की दोनों, फिर से करंट आपका I मिल जाएगा। दोबारा से देखिए, A पे I करंट पहुंची जंक्शन पे, I1 पार्ट चला गया P की तरफ, I माइनस I1 चला गया R की तरफ। फिर I1 वाला पार्ट B जंक्शन पे पहुंचा, वहां से पार्ट ऑफ I1 जो था IG वो चला गया D की तरफ और I1 माइनस IG चला गया आपका Q की तरफ। ठीक है, अब D पे है I माइनस I1, अब यहाँ पे करंट अप्रोचिंग द जंक्शन है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ यही कहता है अप्रोचिंग द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव ले लिया और IG भी आएगा तो दोनों एड अप हो जाएंगी, तो हमारे पास जो करंट एट जंक्शन C मिलेगी वो होगी I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। तो यहाँ पर जो टोटल करंट है वो I रहने वाला है। नोट डाउन कर लीजिए, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। आई होप इस पार्ट तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो लूप बनते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम चलें तो ABDA बनेगा और BCDB ले लेते हैं या BDCB, जो आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर, आप कैसे लेना चाहते हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एज टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट एज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हम सिंपल इसको रखते हैं। तो दो लूप्स हैं हमारे पास, हम दोनों लूप को भी देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये डायग्राम क्लियर होनी चाहिए कि ये हमने बिल्कुल परफेक्टली तरीके से समझ लिया कि करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है जी, अब यहां पर हमने लूप लिया है ABDA, एक लूप ले लिया जो P और R वाला था। तो जब हम ABDA पे किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा I1P, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, प्लस IG इंटू G, वेयर कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और जब हम D से A की तरफ आएंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो माइनस हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है। दोबारा से देख लेते हैं इसको हम, ABDA इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है हम, तो I1P प्लस IG इंटू G माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0, क्योंकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ करंट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड लूप ले लिया BCDB, तो आपकी मर्जी, आप BDCB लेना चाहें, मैंने यहाँ पर BCDB लिया है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया ना, क्योंकि हम BCDB ले रहे हैं, हम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, और IG इंटू G इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो यहां पर हमने दो
लूप्स को सॉल्व कर लिया और दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ लिख लिया। और ये इक्वेशन, अब मैंने आपको बोला कि ये रेजिस्टेंस हमें अननोन कब मिलेगी। सपोज इसमें से कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस है, हम एस को ले लेते हैं, वो हमारी अननोन रेजिस्टेंस है। तो वो हमें कब मिलेगा? जब कोई भी करंट आपके गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब जो चारों आर्म्स में जो करंट है वो इक्वल है सब तरफ। देयर इज आई आ रहा है, आई हर जगह पे बराबर चल रहा है चारों आर्म्स में। तो व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इज शोन बाय योर गैल्वेनोमीटर, तो उस वक्त जो आपका जो करंट का जो फ्लो है वो जीरो होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो हम बोलेंगे द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस ब्रिज कब होता है? तो ये कंडीशन कभी कभी हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि बैलेंस ब्रिज कब होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहला केस हो सकता है जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, या जब उसमें से करंट जो है वो इक्वल टू जीरो होती है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो बन जाएगी I1P माइनस I1 R इक्वल टू जीरो, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो बन जाएगी I1Q माइनस IS इक्वल टू जीरो। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। द मेन थिंग जो हमें इस इक्वेशन में याद रखना है, या व्हीटस्टोन ब्रिज को जब हमने सॉल्व करना है तो हमने उसमें याद रखना है कि हमारे पास जो करंट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बस। तो वहां से हम उसको बहुत आसानी से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो माइनस वाली टर्म्स हैं हम उनको राइट हैंड साइड ले आएंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट P/Q इज इक्वल टू R/S। वो कैसे आया? क्योंकि जब आपने सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को जब हमने इक्वेशन 5th और 6th को डिवाइड किया, वी विल गेट P/Q इज इक्वल टू R/S। तो चार आर्म्स की रेजिस्टेंस हमें मिल गई, और इसमें से जो कोई भी एक अननोन होगी हम उसमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैन से इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस और अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, जहां से हम कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द ब्रिज इज बैलेंस। तो बैलेंस ब्रिज क्या रहता है? जब आपकी गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने की, जब आपने डायग्राम बना ली, आपको पता होना चाहिए, आपने अगर समझ के रखा है कि जंक्शन क्या है और लूप क्या है, तो आराम से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और आराम से इसका न्यूमेरिकल हम पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरह से। इसको लिख लीजिए तब तक। अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस 4 आर्म्स को फॉर्म कर रही हैं, तो उसमें से एक रेजिस्टेंस की हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर व्हीटस्टोन ब्रिज, कि अगर हमें फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 4 आर्म्स लगाकर, फिर गैल्वेनोमीटर लगाकर। तो क्यों ना हम उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को फाइंड आउट करें। तो उसकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज की आपकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वायर की जो हम लेंथ लेते हैं वो लेते हैं हम 1 मीटर के बराबर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। अभी हम इस मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करेंगे, बनाएंगे और समझेंगे। तो इसमें आप देखिए कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन रहेगी उसमें आपके पास मेटल स्ट्रिप्स आएंगी जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और मेटल स्ट्रिप्स के बीच में प्लेस होगी जिनमें हम कनेक्टर्स लगाएंगे, जिसके थ्रू हम वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं कनेक्टर्स के थ्रू हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, या अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझेंगे किस तरह से होती है। तो अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मीटर ब्रिज। तो देखिए, आराम से इसको समझिए। ये आपकी पहली मेटल स्ट्रिप आ गई, ये दूसरी और ये तीसरी। ये जो 3 मैंने स्ट्रिप्स बनाई हैं, दीज आर ऑल योर मेटल स्ट्रिप्स। ये आपकी एक वुडन प्लैंक के ऊपर या वुडन मटेरियल के ऊपर फिक्स होंगी। जब कभी भी आप इसकी प्रैक्टिकली आप अपने लैब में जाके करेंगे तो ये वहाँ पर फिक्स रहेंगी। देख लीजिए, आपके पास 3 स्ट्रिप्स रहेंगी, मेटेलिक स्ट्रिप्स,
जो एक वुडन प्लैंक के ऊपर फिक्स रहेंगी। उसके बाद ये छोटे छोटे डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है मेटल कंडक्टर्स। कनेक्टर्स समझ लीजिए कि अगर हमें वायर को जोड़ना है दो स्ट्रिप्स के बीच में, तो हम इन्हीं मेटल कनेक्टर्स के साथ हम दो वायर्स को जोड़ पाएंगे। किसी भी कनेक्टर के साथ अगर हम वायर को जोड़ना चाहते हैं तो हम इन्हीं कनेक्टर्स के थ्रू उनको जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आ गई आपकी 1 मीटर वायर 100 सेंटीमीटर, जो दो कनेक्टर्स के बीच में रहेगी, और ये भी आपके वुडन प्लैंक पे या वुडन बैकग्राउंड पे बिल्कुल फिक्स रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये फिक्स रहने वाली है। इट कैन बी अ कॉन्स्टेंटियन और मैंगनी, ये किसी भी उसकी मटेरियल की बनी हो सकती है। तो ये है आपका मीटर ब्रिज और स्लाइड, इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। तो ये ठीक है, दो कनेक्टर्स के बीच में अपने 1 मीटर वायर लगा दिया। ये एक स्केल है जो 0 से 100 सेंटीमीटर तक रहेगा, और ये भी आपके उसी मेटल, सॉरी नॉट मेटल, उसी वुडन प्लैंक के ऊपर फिक्स रहेगा। और ये आगे 100 सेंटीमीटर, 0 से 100 सेंटीमीटर का स्केल, और उतनी ही आपकी वायर जो है आपकी मेटल स्ट्रिप्स के साथ जो अटैच है वो वुडन ब्लॉक के ऊपर लगी होगी। अब हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे बिटवीन द टू कनेक्टर्स, और ये एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो ये हमने रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया बिटवीन द टू कनेक्टर्स। तो आप समझ पाएंगे कनेक्टिंग वायर से हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं, और फिर हम इस अननोन रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे उसी मेटल स्ट्रिप के साथ। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, एक जो बीच वाला कनेक्टर है, और ये जो आपको एरो दिख रहा है इट रिप्रेजेंट्स ए जॉकी। ये एक जॉकी है, ठीक है। जॉकी का क्या रोल है? उस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो इसका जो पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से ही रहेगा। तो अब ये जो हमारा सर्किट जो हमने ड्रॉ किया, जो हमने बनाया, इसको अब हम एक सेल या बैटरी से जोड़ेंगे। तो अब हमने एक सेल लगा दिया यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और एक की आ जाएगी। जब हम की को इंसर्ट करेंगे तो करंट जो है, जब हम की को क्लोज करेंगे तो करंट जो है वो फ्लो करेगा इन द सर्किट। तो इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो दिस इज योर, ये आपका एक कंप्लीट सर्किट आ गया मीटर ब्रिज का, इक्विवेलेंट टू योर व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आप जॉकी की इस वक्त पोजीशन देखें तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स और जो एक रेजिस्टेंस है अननोन, जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, और जॉकी जहाँ पे दो जगह पे आपकी वायर को डिवाइड कर रही है, वो 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहे हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि जो हमने ये बनाया, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि 3 मेटल स्ट्रिप्स होंगी जो वुडन प्लैंक के ऊपर इम्पोज होंगी। मेटल कनेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट को जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास मीटर रॉड है 100 सेंटीमीटर की। तो ये सब आ गया उसमें। अब हमने की को इंसर्ट किया और हमारी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो करंट जब फ्लो करेगी तो वो सब कुछ क्लोज है, तो इट विल स्टार्ट टू मूव थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स, थ्रू द जॉकी और अननोन रेजिस्टेंस, और सर्किट कंप्लीट। अब ये जो डॉटेड लाइन है, ये देखेंगे आप, इनको मैंने 2 में डिवाइड किया है। अब जिस पॉइंट पे जॉकी आपको वैल्यू देगी, जिस पॉइंट पे जॉकी आपकी मूव कर रही है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो कोई एक वैल्यू होगा। अगर वो 100 है तो 100 में से उसको माइनस करेंगे। तो ए पॉइंट ले लिया हमने पहले कनेक्टर का, बी आ गया जहाँ जॉकी देगी, सी सेकंड कनेक्टर, और के की आ गया आपके पास, ये आ गया एल इज द लेंथ, और ये 100 माइनस एल। तो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, जहाँ पर आपका ब्रिज बैलेंस्ड है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, जो आपका 4 आर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस है, वो बैलेंस्ड है, उनमें कोई भी करंट इस वक्त फ्लो नहीं कर रहा। तो एल आ गया जितने रेजिस्टेंस, जितने लेंथ पे हमारा जो जॉकी है वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, और सेकेंड 100 माइनस एल हो जाएगा।
और ये पी आर्म बता दी मैंने आपको वही बोला कि अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें, जहाँ पर जॉकी आपकी कोई वैल्यू नहीं दे रही है, वहाँ पर हम 4 आर्म कंसिडर आउट कर सकते हैं कि ये 4 आर्म ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक पी आ गया, फिर एक क्यू ले लिया, ये आर और ये एस। दीज आर द अननोन रेजिस्टेंसेस जो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये 4 आर्म बन गई आपकी, अगर आप इसको ध्यान से देखें फिर से। P is the one arm, that is L. Q is the another arm, that is 100 minus L. और R तो रेजिस्टेंस बॉक्स है जहाँ से हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, और S जो है वो हमारी अननोन रेजिस्टेंस जहाँ से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जो आपका फॉलो पोटेंशियल रहेगा वो अलॉन्ग द लेंथ रहेगा, और वहीं से, और लेंथ में हमारे पास वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगी वायर की जो रहेगी, तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं what is the ratio of the 4 arms of your Wheatstone bridge, और you can say कि हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर ब्रिज से हमारी जो वैल्यू है किसी एक अननोन रेजिस्टेंस की। तो एक बार आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए और समझिए, क्या ये 4 आर्म्स बन रही हैं? बिल्कुल बन रही हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर को जब हम जॉकी के साथ उसको मूव करें, तो ये डी पॉइंट आया जहाँ पर हमने उसको लगाया है, और जे आपकी जॉकी आ गई। तो जब हम जॉकी को मूव करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जहाँ पर वो हमें वैल्यू देगा कि 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस है और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैंने यहाँ कंपैरिजन ड्रॉ किया है आपके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज में। सेम डायग्राम है, कोई फर्क नहीं है। तो आर और एस, आप पहले अपने टूवर्ड्स लेफ्ट देखिए, आर और एस बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस में है। अब राइट की तरफ आपके स्लाइड वायर ब्रिज में, ठीक है जी। और जब हम डी पॉइंट से जॉकी को मूव करेंगे, किसी एक पॉइंट पे हमें वैल्यू मिलेगी, वो पी आ गया, तो वो रेजिस्टेंस अक्रॉस आपका एल आ गया, और क्यू हो गया 100 माइनस एल, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस बी सी जो मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया है और जो मैंने अभी हमने पीछे डायग्राम में हमने ड्रॉ किया है, देखिए बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो जैसे उसमें गैल्वेनोमीटर में हमने समझा कि ब्रिज कब बैलेंस होता है, ब्रिज तब बैलेंस होता है जब उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। तो इस केस में भी आपके पास ब्रिज कब बैलेंस है, स्लाइड वायर ब्रिज कब बैलेंस है, जब आप जॉकी को मूव करेंगे तो कोई भी करंट उसके अंदर फ्लो नहीं करेगी। जब कोई भी करंट उसके अंदर फ्लो नहीं करेगी, हम कहेंगे कि चारों आर्म्स इस वक्त बैलेंस हैं, और हमारा जो स्लाइड वायर ब्रिज है वो हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प आउट कर सकता है या हेल्प कर सकता है। समझिए कंपैरिजन को। आपने अभी हमने पीछे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा और देखा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी करंट, और 4 आर्म्स में हमने उसको डिवाइड किया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि देखिए कैसे हमारी करंट फ्लो करेगी, और जब हम जॉकी को मूव करेंगे और जहाँ पर वो हमें फॉल ऑफ पोटेंशियल देगा अलॉन्ग ए गिवन लेंथ, तो वो 0 हो जाएगा। V इक्वल टू आई आर ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ इंटू आर हम ले लेंगे, जो भी रेजिस्टेंस उसमें होगी। तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो 4 आर्म्स हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स की बनेगी, एक अननोन रेजिस्टेंस की बनेगी, और एक लेंथ जहां पर आपको बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट मिल रहा है। देख लीजिए इसको एक बार फिर से, समझिए अच्छी तरह से। अब यहां पर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है जो थोड़ा सा हम समझेंगे। देयर इज ए जॉकी कैपेबल ऑफ स्लाइडिंग ओवर द वायर, जो एक एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा और दूसरा एंड उसका मेटल स्ट्रिप पे, जो डी पार्ट है उसका। तो मीटर स्केल मैंने आपको बता दिया 100 सेंटीमीटर का रहेगा। और जब जॉकी को हम मूव करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। तो एक पार्ट जो है वो एल हो जाएगा लेंथ, और दूसरा पार्ट जो है वो 100 माइनस एल हो जाएगा। और यहाँ पर लेंथ इंटू रेजिस्टेंस लिखा है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर, स्मॉल आर, पर नॉट मीटर, पर यूनिट सेंटीमीटर। और रेजिस्टेंस ऑफ बीसी इज 100 माइनस एल, पहला एल पे 100 माइनस एल। और जब चारों आर्म्स जब बैलेंस हैं तो हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे, आर बाय एस इज इक्वल टू एल इंटू स्मॉल आर एंड 100 माइनस एल इंटू आर।
तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज स्मॉल r और स्मॉल r आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई r। तो बच्चा जी जब भी आपने इस क्वेश्चन को करना है आप उसको 4 आर्म्स में सोचिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज को आपने 4 आर्म्स में डिवाइड कर लिया। जब 4 आर्म्स में आपने उसको डिवाइड कर लिया है, यू विल एबल टू गेट, आप वहाँ पे देख पाएंगे कि जहाँ पर जॉकी का हमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, जहाँ करंट 0 है, तो वहाँ पर हमारी जो है वो बैलेंस पॉइंट मिलेगा और हम वहाँ से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज? इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी तक हमने किरचॉफ्स लॉज पढ़े, उसकी एप्लीकेशन देखी व्हीटस्टोन ब्रिज, और प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज देखा जिसको हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। अब जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज योर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब पोटेंशियोमीटर आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। एक्चुअली ये करंट को ड्रॉ नहीं करता है, बट फिर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। किसी भी एक एक्यूरेट पोटेंशियल को अगर हमें मेजर करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो, तो हमें एक वोल्ट मीटर चाहिए होता है जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर हम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते। तो जो एक्यूरेटली जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को, जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो उसको मेजर करे, वो पोटेंशियोमीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो एक एक्यूरेट ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। जिस तरह से हमने स्लाइड वायर ब्रिज में पढ़ा कि फॉल ऑफ पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है, लेंथ और रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, लेकिन वो ये बोलता है कि जब कांस्टेंट करंट फ्लो करती है किसी भी वायर के थ्रू अलोंग ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंपोजिशन, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस एनी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अलोंग द लेंथ ऑफ दैट वायर, जितनी लेंथ होगी उसकी। जैसे हमने उसमें 1 मीटर लिया था, 100 सेंटीमीटर लिया था, यहां पर भी हम उस डायग्राम को जरा देखते हैं पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है प्रैक्टिकली। तो ये है आपके पोटेंशियोमीटर की एक कंस्ट्रक्शन। ए और बी आपके कनेक्टर्स हैं, जहां से आपने गैल्वेनोमीटर और जे जॉकी को लगाया हुआ है, और ई इज द सेल और आर एच इज द रियोस्टैट। जब हम की के को इंसर्ट करेंगे और जो गैल्वेनोमीटर जो है, जो फॉल ऑफ पोटेंशियल जो मेजर करेगा अलोंग द लेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पर जितनी भी लेंथ के क्रॉस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो उस जो फॉल ऑफ पोटेंशियल रहेगा वो उस लेंथ के बराबर रहेगा। दिस इज द सर्किट डायग्राम टाइप जो आप एक पोटेंशियोमीटर को देखेंगे। लेकिन जब आप अपने लेबोरेटरी में जाएंगे, जब आप एक प्रैक्टिकल उसका देखेंगे कि वो दिखता किस तरह से है, ये वो किस तरह का है, तो हम जरा उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये है आपका एक पोटेंशियोमीटर, आप देख पा रहे हैं, प्रिसाइजली आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो आपके ब्लू डॉट्स हैं वो सब के सब आपके कनेक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज में थे। और जो ग्रीन कलर की जो है, दीज आर योर मेटेलिक स्ट्रिप्स, ये आपकी मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं जो आपके एक वुडन प्लैंक पे या वुडन बेस पे आपकी जो एक पोटेंशियोमीटर में लगी होती हैं। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यहाँ मैंने 400 सेंटीमीटर लिया है टोटल जो लिया है मैंने। तो यहाँ पर जो वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है सब जगह, तो एक मीटर स्केल भी लगा होता है वहाँ पर पूरे अलोंग द लेंथ, तो वो 100 मीटर के हिसाब से ही होता है कि कितना है। तो यहाँ पर जो फॉल ऑफ पोटेंशियल रहेगा वो डिपेंड करेगा कितनी लेंथ पे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, और फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट, जितना लेंथ आप उस पर लेंगे। तो इसको आप देखिए किस तरह से है, ये सिंपल है बहुत। सी एस जो मैंने यहाँ पे लिखा है
दीज आर ऑल योर कॉपर स्ट्रिप्स। RH आपका रियोस्टेट आ गया जहाँ से आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। A आपका एमिटर आ गया, E आपका सेल आ गया या बैटरी, जो भी आप उसको लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर J जो है वो जॉकी है, और जो ब्लू कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो स्केल है 100 सेंटीमीटर का। तो एक बार इसकी जो एक प्रैक्टिकल डायग्राम है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर 4 वायर्स जो कॉपर स्ट्रिप्स के साथ लगी हुई हैं, और A और B जो हैं वो कनेक्टर्स हैं, और जो जितने भी ब्लू कलर के हैं वो सारे के सारे आपके कनेक्टर्स हैं। आई होप ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा, अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे आप इसको। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे सेम डायग्राम है। पिछली जो पहली वाली डायग्राम थी उस पर मैंने कहीं पर भी आपका स्केल नहीं शो किया था। अब ये प्रैक्टिकली डायग्राम मैंने बना दी यहाँ पर कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जहाँ गैल्वेनोमीटर था वहाँ मैंने वोल्ट मीटर कर दिया, और एमीटर तो है ही है। तो जब आप की को क्लोज करेंगे तो आपकी जो करंट जब फ्लो करेगी थ्रू द सर्किट, तो वो जो फॉल ऑफ पोटेंशियल अलॉन्ग ए गिवन लेंथ आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ए बी आपकी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वायर है, इस तरफ 1 मीटर की वायर है आपके पास। वहाँ हमने जो पिछली डायग्राम थी उसमें हमने 3-4 वायर्स, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था। प्रैक्टिकल डायग्राम नहीं कह सकते, हम उसको बता सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस तरह से लगता है, किस तरह से उसकी एक्चुअल है। जब आप अपनी लेबोरेटरी में जाएंगे तो आप उसको एकदम से रिकग्नाइज कर पाएँ कि एक पोटेंशियोमीटर किस तरह से होता है, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आएगा। अब वही आया, वही प्रिंसिपल हमने लिखा है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द फॉल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो जो फॉल ऑफ पोटेंशियल रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ रहेगा आपके, वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अगर आप 150 सेंटीमीटर्स पे लेते हैं तो जो वोल्टेज रहेगी वो आपकी 50 सेंटीमीटर्स पे रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, और V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये हमें मालूम है क्योंकि अब हमने बोला कि जो वायर है इट शुड बी ऑफ योर कांस्टेंट कंपोजिशन, चेंज नहीं हो सकता, ना लेंथ ना एरिया। तो यहाँ पर हमने उसको V जो हमने R की वैल्यू है उसको V इज इक्वल टू आई आर में सब्स्टिट्यूट किया है, और हमने देखा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो यहाँ पर आपका जो फॉल ऑफ पोटेंशियल रहेगा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ योर वायर, जो भी आप उसमें लेकर चल रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए, V इज प्रोपोर्शनल टू L और लेंथ ऑफ द वायर। हमने अभी तक देखा पोटेंशियोमीटर किस तरह से काम करता है। हमने समझा पोटेंशियोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जो हमें बताता है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ रहता है। अब पोटेंशियोमीटर की जो आज हम सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। तो हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर हमें कैसे हेल्प करता है 2 सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो माइंड में एक चीज़ हमने ये याद रखनी है कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है बिल्कुल पोटेंशियोमीटर जैसा, कोई चेंजेस नहीं है। जो हम स्टार्टिंग में जो हमने अपनी पहली डायग्राम समझी थी बिल्कुल वैसी है। सिर्फ चेंजेस क्या है कि जो हमारा ए टर्मिनल है उसके अक्रॉस हमने 2 सेल्स रखे हैं जिसका ईएमएफ E1 और E2 है, और एक 2 वे की को हमने वहाँ पर रखा है जिसके पॉइंट्स हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। और आगे एक स्मॉल रेजिस्टेंस है और साथ में गैल्वेनोमीटर है, और जे जो है वो जॉकी है। अब इसमें क्या है कि जब हम 1 और 3 के बीच में की इंसर्ट करेंगे, अभी सपोज हम 1 और 3 के बीच में की इंसर्ट नहीं की है, अभी हमने के को ही क्लोज सर्किट बनाया है, तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है, जहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर रही है, पूरी सर्किट को कंप्लीट कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1 और 3 को भी हमने ज्वाइन कर लिया,
और सेल ऑफ ईएमएफ E1 को हम उस सर्किट में ले आए। जब हम उस सर्किट में ले आए सेल ऑफ ईएमएफ E1 को, तो क्या होगा, अब हम जॉकी को मूव करेंगे। जॉकी को जब हम मूव करेंगे along the wire, on the wire, so some fall of potential will be there, और वो जो fall of potential होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के। तो वो जो fall of potential है E1 के लिए हम बोल देते हैं कि उसका जो fall of potential है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जिसको हम L1 से डिनोट कर लेते हैं। L1 से कर लेते हैं, L से कर लीजिए, जिसमें हमें आसानी रहे समझने के लिए। बट जो फोकस है वो हमारा इस डायग्राम पे होना चाहिए कि किस तरह से, ठीक है जी। तो जब हमने 1 और 3 में की को इंसर्ट किया तो हमारा सेल ऑफ ईएमएफ E1 विल कम इनटू द सर्किट। जब वो हमारे सर्किट में आ गया तो देयर इज अ फॉल ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि जॉकी को जब हम मूव करेंगे करंट फ्लो नहीं करनी है। तो जब करंट फ्लो नहीं करनी है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। जब डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो देयर इज अ फॉल ऑफ पोटेंशियल, और जो फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग द लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L या L1 ले लेते हैं जी हम, फर्स्ट सेल ऑफ ईएमएफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम की 2 और 3 को ज्वाइन कर लेंगे। 2 और 3 पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारा जो सेल है E2 वो सर्किट में आ जाएगा। तो जब वो सर्किट में आ जाएगा सेकेंड वाला सेल, तो नेक्स्ट में क्या रहेगा, अब सेम पोटेंशियल तो फॉलो पोटेंशियल तो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन अलग रहेगी, पहले वाले की स्पेसिफिकेशन अलग रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो फॉलो पोटेंशियल है वो J डैश पे चला गया। तो फॉलो पोटेंशियल विल बिकम L2 ले लीजिए या L डैश ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो आप उसको समझिए। सबसे पहले डायग्राम को क्लियर रखिए माइंड में, डायग्राम को देखिए अच्छी तरह से एक बार फिर से। कंप्लीट सर्किट, जब हम K को की में इंसर्ट करेंगे हमारा सर्किट कंप्लीट है। लेकिन जब तक हम 1 और 3 और 2 के और 3 के बीच में की को इंसर्ट नहीं करेंगे हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जब हम 1 और 3 को करेंगे और E1 आ जाएगा, तो हमारा वहाँ पर जो E1 का जो फॉलो पोटेंशियल रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। और जब हम 2 और 3 को रखेंगे तो हमारा जो वहाँ पर फॉलो पोटेंशियल रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ठीक है जी। तो जब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो अभी हमने डायग्राम को देखा है अच्छी तरह से, 2 सेल्स हैं जिनका हम ईएमएफ कंपेयर करना चाहते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल वही रहने वाला है, द फॉलो पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोर्शन ऑफ दैट लेंथ, ठीक है जी। तो जब हमने 1 और 3 के बीच में की को इंसर्ट किया तो हमारा पहला सेल सर्किट में आ गया था, तो E1 इज इक्वल टू KL1। और जब हम सेकेंड वाले को हमने जब इंसर्ट किया 2 और 3 के बीच में तो E2 इज इक्वल टू KL2। सिंपल है, बिकॉज फॉलो पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो ये बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ माइंड में जो चीज़ हमने रखनी है, जो हमने अपने आप को समझ के रखना है कि जो फॉलो पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। क्लियर? तो इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या किया हमने इसमें। पहला जब हमने की इंसर्ट की तो E1 इज इक्वल टू KL1 रहा और E2 इज इक्वल टू KL2, और दोनों को डिवाइड किया, विल गेट दैट वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ, और यू कैन से द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? लिख लीजिए इसको। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे पोटेंशियोमीटर की, कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अब आप अपनी पिछली डायग्राम को याद रखें या आपने इसको नोट डाउन किया है, देखें तो डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं है, डायग्राम सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ जो चीज़ आएगी, हमने एक सेल को इंट्रोड्यूस कर दिया है बिटवीन द कनेक्टर्स A एंड B और along the length of the wire of the potentiometer। अब जब हम की को इंसर्ट करेंगे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो ईएमएफ है सेकेंड सेल का वो तो हम नोट कर पाएंगे
फॉलो अप पोटेंशियल जो भी रहने वाला है, बट हमें फाइंड आउट करना है कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, K2 की को इंसर्ट करेंगे। पहले हम EMF फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट विल बी द EMF व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू इट। तो जे जॉकी को मूव करेंगे और जब हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो हम उसको वहाँ से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो व्हाट विल बी द फॉलो अप पोटेंशियल। फॉलो अप पोटेंशियल की वही डेफिनेशन रहेगी दैट फॉलो अप पोटेंशियल इज इक्वल टू द लेंथ इज, और यू कैन से इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। अब उसी पोर्शन के हिसाब से हमने जे पे उसको हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है जब हमारे को गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो फॉलो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, K2 की को हमने इंसर्ट कर दिया, तो ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा हुआ हमने उसमें। तो अब हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। तो रेजिस्टेंस से क्या होगा, वील गेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है जब आप करंट ड्रॉ करते हैं। अगर EMF की हम बात करें तो EMF वो होता है कि जब हमारा करंट को ड्रॉ नहीं किया जा रहा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है जब हम करंट को ड्रॉ करते हैं सेल से। तो जब हम करंट को ड्रॉ करेंगे सेल से तो हमारे पास फॉल इन पोटेंशियल आ जाएगा। अगेन हम जॉकी J को मूव करेंगे, जो हमने डॉटेड यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो जब हम उस जॉकी J को मूव करेंगे तो हमारे पास जो फॉलो पोटेंशियल है वो किसी एक पॉइंट J डैश पे आ जाएगा। तो वो जो J डैश है तो यहाँ पर भी वही रहेगा, दैट फॉलो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। हम उसको L1 या L2 से डिनोट कर लीजिए या L या L डैश से। ये आपकी जो समझ में, जो आपको समझने में आसानी रहेगी, जो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। लेकिन एक चीज़ जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये है कि आपके डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ टर्मिनल जो आपके कनेक्टर्स हैं A और B उसके क्रॉस ही जो है हमें किसी भी चीज़ को ज्वाइन अप करना है। ठीक है जी। और जब हम इसका मैथमेटिकल देखेंगे तो जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, वैसा सर्किट बनाएंगे और फॉलो पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ इज गिवन बाय, जब हमारे पास की को जब हम इंसर्ट किया है K2 को तो E इज इक्वल टू KL1 आ जाएगा। ठीक है, KL1 आ गया। उसके बाद हमने निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, by adjusting the resistance box from the resistance. तो टर्मिनल पोटेंशियल when the current is drawn through it is KL2, और हमें पता है जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे E by V is equal to KL1 by KL2 आ जाएगा। तो K is the constant, तो वो जो हमारा K है वो कैंसिल हो जाएगा and we are left with L1 by L2। क्लियर यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो सिंपल है। सिंपल जो हम समझते आ रहे हैं, सिर्फ हमें क्या माइंड में रखना है, हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो फॉलो पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ दैट वायर। तो E by V आ गया। अब हमें मालूम है कि E by V क्या होता है, R इज इक्वल टू E by V माइनस 1 इंटू S। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन योर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें हम जो E by V की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट वट एवर जो हमें चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर जब कभी भी हम पोटेंशियोमीटर को समझें या जब कभी भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज को समझें तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब पोटेंशियोमीटर को हम समझेंगे तो हमें ये समझना है कि जो हमारा फॉलो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट वायर रहेगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसको लिख लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा, समझ आई होगी क्या है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? अब हमारे पास हम कोई एक डिवाइस को चला रहे हैं, सपोज एक टॉय ही है हमारे पास, तो उसके अंदर दो सेल्स पड़ते हैं, एक बैटरी डलती है। तो जब हम वो दो सेल्स धीरे धीरे करके उसकी पावर कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, आपकी जो वॉइस आ रही है या जो आपकी लाइट ग्लो कर रही है उस टॉय के अंदर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो क्या है,
इसका मतलब कि हम बोलते हैं कि सेल जो है वो डेड हो रहा है या उसकी इलेक्ट्रिक पावर कम हो रही है, ये समझने के लिए है। बाकी सब चीज़ें तो ऐसा है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है वो यूज़ अप हो रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर है क्या। इलेक्ट्रिक पावर ये है कि जब कभी भी आप कोई एक ईएमएफ का सोर्स लगाते हैं और वो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करता है, ठीक है, तो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए सर्किट कहते हैं। तो अगर हम बोलना चाहें द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए सर्किट, ठीक है जी। तो जब करंट फ्लो करेगी इस टाइम के लिए, इसी टाइम तक ही आपके सेल और बैटरी चलते हैं ना, और पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, और जो वर्क डन है वो हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ऑफ ईएमएफ है, कितनी देर तक आपकी करंट उस सर्किट में रह रही है और कितने टाइम के लिए वो रह रही है, तो ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा जब हम उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम होगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ पे हम इसको थोड़े से एक दो फॉर्म में और लिखेंगे। P इज इक्वल टू वी आई होता है, अब हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर रहता है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर हो जाएगा, और I इज इक्वल टू वी बाय आर रहता है, तो वी स्क्वेयर बाय आर हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूलाज हैं जो पावर के लिए डेजिग्नेट किए जाते हैं, जिन्हें हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रिक पावर ये है कि कोई भी सर्किट को चलाने के लिए जो सोर्स ऑफ ईएमएफ कितनी देर तक उसके अंदर करंट मेंटेन रखता है, कितनी देर तक करंट उसको बनाकर रखता है, दैट इज कॉल्ड एज योर पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक पावर। तो ये दो तीन फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए। सबसे पहला जैसे P इज इक्वल टू वी आई फर्स्ट है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर दूसरा है, और P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर आपका तीसरा रहने वाला है। अब हमारे पास यहाँ पर आता है SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट ऑफ पावर है वॉट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे। तो सिंस P इज इक्वल टू V इंटू आई है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, ठीक है जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो होते हैं वो होता है हॉर्स पावर, HP से हम उसको डिनोट करते हैं, और एक हॉर्स पावर की वैल्यू 746 वॉट होती है। तो ये याद रखिएगा, इसको समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर की कितनी वैल्यू होती है, तो 746 वॉट। अब जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो डिवाइसेस होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं। वो क्यों हीटअप हो जाते हैं? क्योंकि जब करंट मूव करती है, कोलाइड करती है, कंडक्टर से मूव करेगी, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो उसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। तो समझ लीजिए कि काम जहाँ जहाँ पर भी होगा, काम किया जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होगी, और जब हम उसको किसी काम को कुछ समय के लिए करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पावर या पावर कहते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए और लिख लीजिए अच्छी तरह से। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और एक वॉट जो होता है वो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर की वैल्यू 746 वॉट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है टोटल वर्क डन, जितना हम काम करते हैं, हम कर रहे हैं, या जितना एक डिवाइस आपका काम कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ जो काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी देर तक वो करंट मेंटेन कर पा रहा है, टोटल वर्क डन जो होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो पावर था वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये कितनी पावर कितने समय के लिए है, हम उसमें वो लिखेंगे। तो इसमें P इंटू टी आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और पावर की वैल्यू हमें पता है V और I होता है, और आई स्क्वेयर आर टी, बिकॉज V इज इक्वल टू आई रहेगा। तो दिस इज द इक्वेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और इसको हम, क्योंकि एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं, तो ये जूल आ जाएगा आपका यहाँ पर, और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आर, ठीक है। तो नीचे जो ये जो मैंने बोल्ड में लिखा है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो बच्चे इसको अच्छी तरह से, इसको भी एक एज ए ऑब्जेक्टिव की तरह रख लीजिए कि 1 किलोवाट आर की क्या वैल्यू होती है, वो होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? टोटल वर्क, कितना काम करता है आपका एक सोर्स ऑफ ईएमएफ,
कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो करंट को मेंटेन कर सके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको, अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे आप। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, किरचॉफ्स लॉज पढ़े, आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सीखा कि एक अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में जाना। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में एक चीज़ हमने ये सीखी कि वो एक वोल्ट मीटर है जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वाला वोल्ट मीटर कभी कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसको बना सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें एक्यूरेटली अगर फाइंड आउट करना है तो हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस सीखी और देखा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो पावर इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो हॉर्स पावर के बारे में जाना। कमर्शियल यूनिट है वो पावर का, ऐसे तो वॉट है यूनिट जो पावर का है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। फिर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में जाना, तो कितनी टोटल एनर्जी होती है। 1 किलोवाट आवर जो है वो कमर्शियल यूनिट है। तो ये सब अब हमने सीखा इस यूनिट में या इस आज के वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ, आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।